हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आने वाली 15th डेट को इंग्लिश का एग्जाम है। तो फटाफट से हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के आगे के चैप्टर कर लेते हैं। अभी मेरे पास वैसा टाइम नहीं है कि मैं दूसरी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ, तो आपके लिए इस तरीके से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, कई बार बच्चे चैप्टर छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि ये चैप्टर बहुत बकवास है, ऑब्वियसली बोरिंग लगता है चैप्टर। लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैंने दे दिया है यहाँ पर, आपने बस क्या चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है। आप इतना ही लिखाओगे आंसर में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड एबराइट, रिचर्ड एबराइट कौन है? सबसे पहले ही वॉज अ ब्राइट, वेरी ब्राइट चाइल्ड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ठीक है, मतलब कि बचपन से ही वो बहुत ब्राइट, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा होशियार होना, तो इस तरीके का बच्चा था। हिज हॉबीज वर कलेक्टिंग रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, ये उसकी हॉबी थी, आपने याद कर लेनी है। ही वॉज एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर समझते हो ना, जो तारों को देखता है, सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करता है, ठीक है, तो वो ईगर एस्ट्रोनॉमर था। ही फेस्ड मैनी फेलियर्स इन हिज लाइफ बट एवरी फेलियर स्ट्रेंथेंड हिज विल टू सक्सीड। ठीक है, लेकिन उसने बहुत सारे फेलियर्स, मतलब बहुत बारी वो अपनी लाइफ में हारा, लेकिन हर बारी जो हार थी उसने उसको और मजबूत कर दिया, उसकी विल को, विल मतलब उसकी इच्छा को, कि नहीं मैंने सफलता हासिल करनी है। ओके, इन द 7th ग्रेड, अब हम वही कुछ चीजें लिख देंगे उसके फेलियर्स की, फिर उसने कैसे कैसे सक्सेस हासिल किया। इन द 7th ग्रेड ही पार्टिसिपेटेड इन काउंटी साइंस फेयर शोइंग स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज। ठीक है, 7th ग्रेड में था तो उसने काउंटी साइंस फेयर में भाग लिया, ठीक है, जहां पर उसने स्लाइड्स दिखाई थी फ्रॉक टिश्यूज की। ही लॉस्ट एंड बिकेम मोर डिटर्मिन्ड टू विन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, वो उसमें हार गया, लेकिन वो और ज्यादा डिटर्मिन्ड हो गया, मतलब और ज्यादा उसने ठान लिया कि मैं अगले साल जीत कर दिखाऊंगा। फिर वो 8th ग्रेड में गया। ही ट्राइड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली और मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी ईयर, फॉर विच ही कंडक्टेड रियल एक्सपेरिमेंट्स एंड वन। ठीक है, अगले साल उसने एक और एक्सपेरिमेंट करा जिसके अंदर उसने वायरल डिजीज के बारे में जानने की कोशिश करी, जो मोनार्क कैटरपिलर्स को हर साल किल कर देती थी। अब इस बार उसने रियल एक्सपेरिमेंट करा, इसलिए वो जीता। ओके, फिर अगले साल मतलब 9th ग्रेड में फिर वो पार्टिसिपेट करता है साइंस फेयर में विद एन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में वो क्या दिखाता है कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो हैं वो कॉपी करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज को, ताकि उनकी जान बच जाए फ्रॉम द बर्ड्स, क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाई हैं उनको बर्ड्स नहीं खाते थे। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। दिस प्रोजेक्ट को क्या मिली? थर्ड प्लेस मिली काउंटी साइंस फेयर में। ओके, उसके बाद देन ही प्रूव्ड दैट द टाइनी स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा वर नॉट ऑर्नामेंटल। फिर उसने और स्टडीज आगे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और उसने ये बताया कि जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होती हैं वो ऑर्नामेंटल नहीं है। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी नहीं है। ओके, दीज टाइनी स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड अ हार्मोन, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो नेसेसरी है बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए। इस प्रोजेक्ट को उससे उसको अपने इस प्रोजेक्ट से एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। ओके, ही गॉट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी हाउ सेल्स वर्क। फिर उसको वही एक्सपेरिमेंट्स, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स एंड देन ही गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी हाउ सेल्स वर्क। फिर उसको पता चल गया कि हाँ, सेल किस तरीके से काम करते हैं। ओके, एंड इन दिस वे ही बिकेम अ रिनोन्ड साइंटिस्ट। वो एक बड़ा जाना माना क्या बन गया? साइंटिस्ट बन गया। और ये ना कि सिर्फ वो एक साइंटिस्ट, वो एक चैंपियन डिबेटर भी था, पब्लिक स्पीकर भी था। ओके, एंड अ गुड कैनोइस्ट, गुड कैनोइस्ट मतलब वो जो एक नाव के ऊपर आप सवारी करते हैं ना, उसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से साइंटिस्ट बनने के लिए 3 इंग्रेडिएंट कौन से जरूरी हैं? फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मतलब कि आपके अंदर जागरूक होने चाहिए हो आप, उत्सुकता होनी चाहिए आपके अंदर जानने की चीजों को, है ना। एंड विल टू विन, विल मतलब क्या होता है? इच्छा, जीतने की इच्छा होनी चाहिए फॉर द राइट रीजंस। ये की इंग्रेडिएंट्स हैं मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, बस इतना आपको याद रखना रिचर्ड एवराइट के बारे में। अब जान लेते हैं इसकी मदर का क्या रोल था। तो उसकी मदर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। वो क्या था? उसको हमेशा इंकरेज करती थी, उसको इंस्पायर करती थी, उसके इंटरेस्ट इन लर्निंग में, ठीक है, उसको ट्रिप्स पर ले जाती थी, उसको इंस्ट्रूमेंट लेके दिए, कैमरास, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब कुछ लेके दिया। उसको बुक लेकर दी, ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है, जो उसको सक्सेस पाथ की ओर ले गया। क्योंकि हमें पता है कि जब वो 2nd ग्रेड में था तो उसने 25 स्पीशीज ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई जो उसके घर के आसपास मिलती थी, उसने वो सब कलेक्ट कर ली थी। और अब यहाँ पर उसका ये जो कलेक्शन था, बल्कि उसके पास अब कुछ और नहीं था आगे करने को। तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसकी मदर ने उसको ये बुक दी, ट्रैवल ऑफ मोनार्क
एक्स जिसने उसका साइंटिफिक वर्ल्ड जो है उसके आगे ओपन कर दिया। क्यों? क्योंकि फिर उसने उन बटरफ्लाइज के फ्लॉक को रेस करा अपने घर पर, तो उसने टैगिंग करनी शुरू करी डॉक्टर अर्कट के लिए, ठीक है, उसके लिए उसको मोनार्क बटरफ्लाइज चाहिए थी वो बहुत सारी। ओके, तो अब उसने उनके फ्लॉक को अपने घर में ही रेस कर लिया। एंड फिर बाद में डॉक्टर अर्कट से उसने जब सलाह मांगी कि उसने रियल एक्सपेरिमेंट करना है, फिर इन्हीं मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और इस थ्योरी तक पहुंचा कि सेल कैसे अपने डीएनए को कॉपी करता है। ठीक है, बस इतना आपने याद रख लेना इस चैप्टर में, और फालतू आप किसी चक्कर में नहीं पड़ोगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका द नेकलेस। नेकलेस में आपका मटिल्डा, ये भी फेवरेट चैप्टर है सीबीएसई वालों का, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। मटिल्डा कौन है? अ प्रिटी यंग लेडी, ठीक है, बॉर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हुई है। रिच एंड लग्जरियस लाइफ चाहती है वो, ठीक है, रईसों वाली जिंदगी, लेकिन उसकी शादी एक मामूली से क्लर्क के साथ ही होती है और वो हमेशा अपनी लाइफ से असंतुष्ट होती है। डिसकंटेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट। लेकिन वेयर एज मिस्टर लॉयजल, मिस्टर लॉयजल मतलब उसके हस्बैंड, ठीक है, ये मटिल्डा के हस्बैंड हैं, बहुत सिंपल मैन है, अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए जो उसको खुश रखने के लिए वो कर सकते हैं वो सब कुछ करते हैं। कंटेंटेड विद हिज लाइफ, ये अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा क्या है, संतुष्ट है। अब इसमें से एक मेन क्वेश्चन जो बनता है कि व्हाट लेड टू मटिल्डास डाउनफॉल, मटिल्डा के डाउनफॉल का क्या कारण था। डाउनफॉल का मतलब होता है कि जो इतना वो अपनी लाइफ में उसको संघर्ष करना पड़ा, ठीक है, उसकी लाइफ इतनी मिजरेबल हो गई, तो उसका क्या कारण था। ओके, तो मटिल्डा's डाउनफॉल was caused by her desire for luxurious lifestyle and her vanity। ओके, ये दो वर्ड तो आपको लिखने ही लिखने हैं कि उसका लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए डिजायर, उसकी इच्छा, एंड हर वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड, अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करना। उसको अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत घमंड था ना, बहुत ज्यादा फ्लॉन्टी नेचर की थी। फ्लॉन्टी नेचर क्या होता है? जब आप क्या करते हो, ज्यादा अपनी लिमिट पार करके ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करते हो, ठीक है। शी बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड लॉस्ट इट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे पूरी कहानी नहीं डाली है, 6 मार्क्स के लिए आप थोड़ा बहुत बीच में ऐड कर दोगे कि एक दिन उसके हस्बैंड को इनविटेशन मिलता है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली ये वाले पार्ट भी आप अपने आंसर में शामिल करोगे, ये तो मैंने ऊपर आपको दे दी है। ओके, एंड एक दिन उसके हस्बैंड को इनविटेशन मिलता है एंड वो वहाँ पार्टी में जाने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास कोई नाइस ड्रेस नहीं थी। फिर उसके हस्बैंड जो हैं वो उसके लिए नाइस ड्रेस अरेंज करते हैं। ओके, वो सेक्रीफाइस करते हैं, उन्होंने गन खरीदनी होती है, लेकिन वो उस गन को ना खरीद कर पहले मटिल्डा की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ओके, एंड अब मटिल्डा के पास एक दूसरा रीजन था कि अब उसके पास डायमंड नेकलेस नहीं है, एंड देन शी बोरोड दैट डायमंड, मतलब कि नेकलेस नहीं है, टू अडॉर्न हर सेल्फ विथ, ठीक है, अपने आप को उससे वो सजा पाए। तो फिर वो क्या करती है, एक डायमंड नेकलेस बोरो करती है फ्रॉम हर फ्रेंड एंड लॉस्ट इट, और वो खो देती है। फेलिंग इन देयर अटेम्प्ट्स टू फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, ठीक है, अब वो नेकलेस को बहुत फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने अटेम्प्ट्स में नाकामयाब रहते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो इस नेकलेस को रिप्लेस करेंगे विद अ न्यू वन, फॉर विच दे बोरोड 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मनी लेंडर्स, जिसके लिए वो 18,000 फ्रैंक, क्योंकि नए नेकलेस की कीमत कितनी थी, 36,000 फ्रैंक थी। ओके, जिसमें से 18,000 फ्रैंक जो थे मिस्टर लॉयजल के पास उसके फादर छोड़ कर गए थे, तो उन्होंने 18,000 ही लिए थे। ठीक है, तो आपने कुछ गलत फिगर्स नहीं लिख कर आनी है, तो 18,000 फ्रैंक्स वो उधार लेते हैं डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मनी लेंडर से। ओके, लैंडिंग देमसेल्व्स इन डेट ट्रैप, और वो किस में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना डेट ट्रैप, तो इस तरीके से लिख कर आओ, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, दे कुड हैव अवॉइडेड द हार्ड टाइम। ओके, अब क्या क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आ गए, वो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जैसे अब मटिल्डा की लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया, ठीक है, अब वो क्या करने, अब उसने दे सेंट अवे द मेड्स, ठीक है, उन्होंने मेड्स भेज दी। अब मटिल्डा हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, अब उसको सारा घर का काम करना पड़ता था। ओके, एंड दे मूव टू अ स्मॉल लॉजिंग, ठीक है, एक छोटे से किराए के घर पर चले गए। तो मतलब कि ये सब चीजें आपको यहाँ आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वो इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते थे। द हार्ड टाइम दे वेंट थ्रू बाय बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, अगर वो ईमानदार रहते अबाउट द नेकलेस लॉस, ठीक है, मतलब कि सीधा बता देते अपनी फ्रेंड को जाके कि हाँ नेकलेस खो गया, एंड सीकिंग हेल्प फ्रॉम मैडम फॉरेस्टर, मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस लिया था तो उसकी मदद लेते, इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग इट विदाउट इन्फॉर्मिंग हर, जबकि उन्होंने उसको बिना इन्फॉर्म किए उस नेकलेस को रिप्लेस करना सोचा, जिससे उनकी मुश्किलें क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई। ओके, सो इन दिस मैनर कुछ पॉइंट्स मैंने जो नहीं लिखे हैं मैंने आपको बता दी हैं, आप कैसे ऐड कर सकते हो, एंड योर फुल फ्लेश्ड आंसर वुड बी कंप्लीट एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, कुछ आलतू फालतू का लिख कर नहीं आना है आपने, थोड़े देखो इस तरीके से आप लिख कर आओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर भोली।
ठीक है। भोली भी बोर्ड वालों का फेवरेट मतलब कि चैप्टर रहता है, इसमें से भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे इसकी वो पूरी कहानी लिखने बैठ जाते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको सिर्फ कितना लिखना है अपने पेपर में, ठीक है। तो इसमें मेन क्वेश्चन एक यही बनता है कि हाउ डिड एजुकेशन ट्रांसफॉर्म भोलीज लाइफ, मतलब कि एजुकेशन ने भोली की लाइफ में किस तरीके से एक बदलाव लेकर आया, ठीक है। तो सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं। भोली रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड फ्रॉम हर चाइल्डहुड, बचपन से ही वो पिछड़ी बच्ची थी, ठीक है। शी इवन स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग, वो बोलते वक्त भी हकलाती थी। चिल्ड्रन ऑफन मेन फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। इसी कारण शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलती थी। उसकी ना गुड लुक्स थी ना इंटेलिजेंस थी। फिर क्या हुआ, उनके वहां पर एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ फॉर गर्ल्स, ठीक है, इन देयर विलेज। हर फादर डिड नॉट हैव करेज टू डिसोबे तहसीलदार साहेब, सो ही सेंड भोली टू स्कूल, ठीक है। उसके फादर के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार साहब की बात को इनकार कर सके, तो वो भोली को स्कूल भेज देते हैं। भोलीज टीचर इनकरेज हर टू कम टू स्कूल डेली, भोली की टीचर उसको इनकरेज करती है कि वो रोज स्कूल आए, ओके। हर टीचर इन्फ्यूज्ड या इंस्टिल्ड अ रे ऑफ होप फॉर ब्राइट फ्यूचर इन हर, मतलब कि उसकी टीचर ही एक थी जो उसके अंदर एक आशा की किरण भर देती है उसके ब्राइट फ्यूचर को लेकर, ओके। अब एजुकेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है भोली की लाइफ को बाय हेल्पिंग हर गेन कॉन्फिडेंस, ये जरूर लिखना है आपने, ठीक है। वो उसको कॉन्फिडेंस गेन करने में मदद करती है। एंड टर्न हर इनटू अ बोल्ड गर्ल, ठीक है, वो किस में बदल जाती है, एक बोल्ड गर्ल में बदल जाती है। हु कुड नाउ फाइट फॉर हर राइट्स, जो अब अपने हकों के लिए लड़ सकती है। एंड स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस, और अब वो अन्याय के खिलाफ भी क्या कर सकती है, लड़ सकती है, ओके। कैसे ऐसे कैसे हुआ, शी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर हु वाज ऑलमोस्ट ऑफ हर फादर्स एज, ठीक है। वो बिशंबर से मैरिज करने के लिए मना कर देती है जो कि उसकी फादर की एज का था। एंड वाज डिमांडिंग डाउरी टू मैरी हर, और वो डाउरी की डिमांड कर रहा था उससे शादी करने के लिए। क्यों, बिकॉज शी हैड पोक मार्क्स ऑल ओवर हर फेस, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप यहाँ ऐड कर सकते हो। शी मेड इट वेरी क्लियर टू हर पेरेंट्स दैट शी वुड नॉट बी अ बर्डन ऑन देम, अपने पेरेंट्स को क्लियर कर देती है कि वो उनके ऊपर बर्डन नहीं बनेगी। एंड वुड टीच इन द सेम स्कूल फ्रॉम वेयर शी हैड लर्न सो मच, ठीक है, टू मच की जगह सो मच कर लो, ठीक है। जहां से उसने इतना कुछ सीखा वो सेम स्कूल में पढ़ाएगी। एंड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और अपने पेरेंट्स की क्या करेगी, ओल्ड एज में उनकी केयर करेगी, ठीक है। 6 मार्क्स के लिए आ जाएगा, इतना सब कुछ लिखाओगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ओके। अब बच्चे यहाँ पर वो कॉट से गिरी, ठीक है, फिर उसको पोक मार्क्स हो गए उसके चेहरे पर, ठीक है। तो इतना सब कुछ एक्स्ट्रा लिखना शुरू कर देते हैं। रामलाल की वो 6th 5th डॉटर थी या 4th डॉटर थी, रामलाल के 7 बच्चे थे, ठीक है। इतना कुछ आपने नहीं लिखना, ओके। चलिए अब लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है ये, देखो इसके अंदर क्या है, मार्शियंस, मार्शियंस कौन है यहाँ पे, फ्रॉम द प्लेनेट मार्स, जो मार्स पर रहते हैं, ओके। थिंक टैंक कौन है, रूलर है मार्स का। एपरेंटाइज नूडल, एपरेंटाइज का मतलब ये होता है असिस्टेंट, ये किसका असिस्टेंट है, थिंक टैंक का असिस्टेंट है, ओके। अब ये आपको तीनों नाम याद रख लगने हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप, इसी सीक्वेंस में याद कर लो। ये तीनों जाते हैं अर्थ के ऊपर इंस्पेक्शन के लिए बिफोर अटैक, क्योंकि जो ये थिंक टैंक है जो मार्स का रूलर है, ये अर्थ के ऊपर एक अटैक प्लान कर रहा होता है, ओके। क्योंकि अर्थलिंग्स को इसने अपने कब्जे में करना होता है, ओके। अब ये इन तीनों को नीचे भेजता है अर्थ के ऊपर। अब ये तीनों नीचे कहाँ जाके लैंड करते हैं, एक लाइब्रेरी के अंदर, और उस लाइब्रेरी का क्या नाम है, सेंट्रेविले पब्लिक लाइब्रेरी, ओके। चलिए अब देखते हैं, थिंक टैंक के बारे में जान लेते हैं। थिंक टैंक किस तरीके का था, इसका बिग बैलून लाइक ब्रेन था। थिंक्स हिमसेल्फ टू बी मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, ये अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर समझता पूरे ब्रह्मांड में। ही लाइक्स टू बी प्रेज्ड, इसको अच्छा लगता था कि कोई इसकी प्रशंसा करता रहे। कंसीडर्स बुक्स एट सैंडविचेस, ठीक है, अभी ये बताऊंगी आगे कहानी, ये बुक्स को सैंडविचेस बताता है। और नर्सरी राइम्स को मिस इंटरप्रेट कर लेता है, मिस इंटरप्रेट मतलब उनके उल्टे ही मतलब निकाल लेता है। ग्रोस फियरी एंड इवैक्यूएट्स मार्स एंड फ्लेड टू अल्फा सेंचुरी, और डर जाता है और मार्स प्लेनेट को इवैक्यूएट करने की बात करता है और अल्फा सेंचुरी भाग जाता है। कॉल्स अर्थलिंग प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, ठीक है, कॉल्स अर्थ को प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कह के बुलाता है ये चैप्टर में। एंड कंसीडर्स मार्शियन आ हैंडसम रेस, मार्शियन मतलब वही मार्स पर रहने वाले हो गए, तो अपने आप को ये हैंडसम रेस जो है वो मानता है, ओके। अब वेयर एज नूडल क्या है, नूडल इसका अप्रेंटाइज है, नूडल इज द अप्रेंटाइज ऑफ थिंक टैंक, स्मार्ट है एंड इंटेलिजेंट फेलो है। दो ही वॉज द वन हु मेक्स राइट डिसीजंस, यही सारे निर्णय जो है ठीक लेता है इस चैप्टर में। बट ही मेक श्योर दैट हिज बॉस गेट्स ऑल द प्रेज, लेकिन ये इसका ये चाहता है कि सारा जो इसका प्रेज है वो उसके बॉस की हो, ठीक है, प्रेज मतलब प्रशंसा इसके बॉस की हो।
यूजेस लॉजिकल रीजनिंग बाय टेलिंग दैट बुक्स आर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग लगाता है और क्या बोलता है कि जो बुक्स हैं ये क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। नेवर अफेंड्स थिंक टैंक, थिंक टैंक को कभी नाराज नहीं करता। रिप्लेसेस थिंक टैंक, एंड फ्यूचर में जाके ये थिंक टैंक को रिप्लेस भी करता है और रूलर का मार्स बन जा मतलब कि मार्स का रूलर बन जाता है। रूलर का मार्स नहीं, मार्स का रूलर बन जाता है। ओके, चलो अब स्टोरी क्या होती है, थोड़ी बहुत स्टोरी बता दूं। स्टोरी में ये होता है कि ये जब सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी पर जाते हैं तो यहाँ पर इनको समझ नहीं आता कि ये कहाँ आ गए, क्योंकि इन्होंने आज से पहले वो इतनी सारी बुक्स देखी नहीं थी और इनको ये पता भी नहीं था कि वो सब बुक्स हैं। तो कैप्टन ओमेगा जो है ये थिंक टैंक के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाया गया है कि स्क्रीन भी है और स्क्रीन में से थिंक टैंक सब कुछ देख पा रहा है। ओके, तो लेफ्टिनेंट आयोटा क्या बोलती है, कैप्टन ओमेगा लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, ये हम कहाँ आ गए हैं। तो लेफ्टिनेंट आयोटा 2000 किताबें गिन चुकी थी और क्या बोलती है कि मुझे क्या लग रहा है, एक स्टोरेज बार्न लग रहा है। स्टोरेज बार्न मतलब समझते हो ना, स्टोर टाइप, स्टोर हाउस टाइप। ठीक है, यहाँ लगी कुछ चीजों को स्टोर किया हुआ है। ओके, फिर सर्जेंट टूप से पूछा जाता है, वो तो कहता है मुझे ये हैबरडैशरे लग रहा है। हैबरडैशरे मतलब मेंस क्लोथिंग टाइप, और वो एक बुक को अपने सर के ऊपर डाल लेता है उसको हैट समझ के। ओके, अब कैप्टन ओमेगा क्या करती है, कैप्टन ओमेगा जो है वो थिंक टैंक से पूछती है। कैप्टन ओमेगा थिंक टैंक से पूछती है कि वो उसका बुक्स के बारे में क्या कहना है। तो थिंक टैंक बताता है कि ये सैंडविचेस हैं और ऑर्डर करता है कि वो उनको खा लें। कैप्टन ओमेगा बड़ी होशियारी से लेफ्टिनेंट आयोटा को पास कर देती है ऑर्डर, एंड लेफ्टिनेंट आयोटा इस ऑर्डर को सर्जेंट टूप को पास कर देता है। सर्जेंट टूप को उस किताब को खाना पड़ता है, वो एक बाइट करता है कॉर्नर और क्या बोलता है कि एज ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये कैसे हैं, बिल्कुल ड्राई है, सूखी मिट्टी की तरह जो मार्स के ऊपर पाई जाती है। एंड मुझे नहीं पता कि हाउ अर्थलिंग्स यूज टू मतलब कि अर्थलिंग्स स्वॉलोड देम विदाउट वाटर। ठीक है, अर्थलिंग्स बिना पानी के इनको कैसे निगलते हैं। अब नूडल यहाँ पर अपनी बीच में इंटरप्ट करके एक राय देता है और क्या बोलता है कि एक इनसिग्निफिकेंट डाटा जो है उसके माइंड में फ्लोट कर रहा है एंड वो बताना चाहता है। तो थिंक टैंक बोलता है कोई नहीं, बताओ। तो बोलता है कि ये सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो थिंक टैंक यहाँ थोड़ा अपना दिमाग लगाता है और क्या बोलता है कि ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस है और ऑर्डर करता है कि इनको सुनो। अब ओमेगा जो है वो उनको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो वो थिंक टैंक को नाराज नहीं करना चाहती। तो वो थिंक टैंक को क्या बोलती है कि शायद से वो करेक्ट फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। करेक्ट फ्रीक्वेंसी मतलब करेक्ट उनके कानों की रेंज वो पकड़ नहीं पा रहे, जिसलिए उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आयोटा भी होशियारी से क्या बोल देती है कि शायद अर्थलिंग्स के हमसे ज्यादा कान तेज हैं, इसलिए वो सुन लेते हो शायद से इन सैंडविचेस को। और ऊप सीधा जो है वो सीधा बोल देता है कि नहीं, दीज सैंडविचेस डू नॉट मेक साउंड। ओके, अब इतनी देर में थिंक टैंक गुस्सा हो जाता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलती करी। तो अब नूडल यहाँ पे फिर दोबारा से इंटरप्ट करता है और बोलता है कि मेरे माइंड में एक क्लाउडी सी धुंधली सी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब अर्थलिंग्स जो हैं वो इनको ओपन करते हैं और वॉश्ड देम और इनको देखते हैं। अब थिंक टैंक जो है ऑर्डर करता है कि इनको देखो और क्या बोलता है कि ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये आई कम्युनिकेशन के लिए है। ठीक है, दे वर अनएबल टू रीड, अब ये सब तो कुछ रीड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको पता ही नहीं चल रहा उसमें लिखा क्या है। अब नूडल अगेन फिर दोबारा इंटरप्ट करता है और क्या बोलता है कि फॉर गिव मी माई क्लेवरनेस एंड रिमाइंडेड ऑफ विटामिन गिवन बाय केमिकल डिपार्टमेंट टू इंक्रीज इंटेलिजेंस, और उनको याद करवाता है थिंक टैंक को कि हमारे स्पेस प्रॉप को, इनको स्पेस प्रॉप कह के बोला गया इन तीनों को। ठीक है, क्या कह के बोला गया है, स्पेस प्रॉप, ये याद रखना है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि स्पेस प्रॉप को हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने विटामिन दिए हैं उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, थिंक टैंक को तो इतना भी याद नहीं था। अब थिंक टैंक ऑर्डर करता है कि हाँ विटामिन खाओ, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाओ और मुझे देखकर बताओ कि क्या इसके अंदर लिखा है। अब वो तीनों क्या करते हैं, अलग अलग राइम पढ़ते हैं और उन राइम्स को मिस इंटरप्रेट करता है थिंक टैंक, और लास्टली राइम जो है वो सर्जेंट ऊप पढ़ता है, हम्टी डम्टी वाली, और थिंक टैंक को पिक्चर भी दिखाता है कि देखो ये आप हो। और थिंक टैंक जो है वो डर जाता है, उसको लगता है कि अर्थलिंग्स उसको देख चुकी हैं एंड दे वर आफ्टर हिम, और वो उसके पीछे हैं, दे वांटेड टू कैच हिम। सो व्हाट ही डिड, ही डिसाइडेड टू फ्ली फ्रॉम द प्लैनेट मार्स। ठीक है, प्लैनेट मार्स से जाने की सोच लेता है और अल्फा सेंचुरी भागने की तैयारी करता है। ओके, एंड फिर फ्यूचर में क्या किया जाता है, जो न्यूडल है वो थिंक टैंक को रिप्लेस करता है और मार्स का रूलर बना दिया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।